देखिए, आज का जो मुख्य टॉपिक है, आज कौन दिन है? मंगलवार है। आज मंगलवार है और दिन है, आप तारीखों 15 तारीख है। बढ़िया डेटवो बढ़िया है, दिनों आज बढ़िया है ना। अब हम लोग का जो मान लेते हैं एग्ज़ाम का जो डेट है ना, BSCB ना जी, एग्ज़ाम का जो डेट है वो लगभग मान लीजिए 15 से 17 के बीच में स्टार्ट होता है कि नहीं, वो भी फरवरी का। ठीक है, अगर हम अगर मान लेते अगर हम देखें तो हमारे पास जो है मात्र 90 दिन है। ठीक है, मतलब 90 दिन इसलिए है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे पर्व भी अभी आने वाले, जैसे दीपावली हो गया, छठ हो गया ना, इसमें बहुत सारा पर्व आने वाला है। तो सब मान लेते हैं कि मिला जुला के तो लगभग 100-105 दिन है। ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 90 दिन है। तो क्यों ना हम एक ट्रेंड शुरू करते हैं और इस 90 दिन में पूरे 90 दिन 90 के पूरा हम क्या करेंगे, टारगेट पर रखेंगे। बात समझ में आ गया? ये पूरा 90 दिन क्या रहेगा, एकदम टारगेट पर रहेगा। मतलब कि 90 दिन ही हमको काम करना है। ठीक है, 90 दिन में अगर मान लेते अगर देखा जाए पढ़ाई का अगर मैंने समय देखा जाए तो हमारे पास कितना होगा, लगभग 90 घंटा होगा। बात समझ में आ रहा है? कितना घंटा? 90 घंटा हो। अगर हम एक टॉपिक अगर मान लीजिए मैथ का अगर रोज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो लगभग 15 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, मैथ खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया? 15 दिन में मैथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार साइंस का भी कुछ जो है कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। SST जो है वो भी लगभग कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर 90 दिन अगर हम कंटिन्यू चलें, अगर मान लेते इसको अगर हम पर डे 2 घंटा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 घंटा हो जाएगा ना जी। कितना हो जाएगा, 180 घंटा। ठीक है, तो क्यों ना हम इस 180 घंटा का उपयोग जो है खूब बढ़िया से करेंगे। ठीक है, और मतलब कि अगर हम मैंने कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रकार का क्या है, क्रैश कोर्स है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, क्रैश कोर्स है जो आपको इस 90 दिन में एकदम जीरो से, ठीक है, जीरो से हीरो तक पहुंचना है। बात समझ में आ गया? कहाँ से जीरो से हीरो तक पहुंचना है 90 दिन में क्रैश कोर्स लेकर के। ठीक है, और इस पूरे टारगेट को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, रोज एक दिन ना, मतलब कि कहने का मतलब ये है एक दिन में हम कितना पढ़ेंगे, मतलब कि अगर समय रहेगा तो 1 घंटा और समय नहीं रहेगा तब 2 घंटा, समय नहीं रहेगा तो 1 घंटा, समय रहेगा तो 2 घंटा आराम से हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और अब बात आता है कि इसमें टॉपिक क्या क्या होंगे भाई। तो इसमें टॉपिक जो होगा, टॉपिक इसमें वही पढ़ाया जाएगा जो आपको एग्जाम में पूछने वाला हो। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि सर पूरा बुक क्यों नहीं पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो पूरा बुक जो है हम नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ टॉपिक पढ़ाया जाएगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, SST हो, हिंदी हो, या फिर संस्कृत हो, या फिर ग्रामर हो। बात समझ में आ गया? पढ़ाया वही जाएगा जो आपको टॉपिक एग्जाम में पूछने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे, टारगेट पर हम चढ़ा कर रखेंगे एग्जाम 2025 ना जी, 2025 BSEB। ठीक है, ये हम अपना टारगेट पर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं, मैथ से ही हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज दिन पहला है ना जी। और देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग को भी सहयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। ठीक है, उसमें क्या होगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा और आप लोगों का तो फायदा हो ही रहा है ना। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा कि मात्र 90 दिन ही ना, 90 दिन, इतना दिन लोगों के पास समय दिए कोई बात नहीं, मात्र 90 दिन बाबा जी के पास समय दीजिए। बस समझ में आ गया? अल्टर बाबा के पास मात्र 90 दिन दीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो भैया आज हमारा इस 90 दिन का फर्स्ट डे है ना जी। ऐसे कहानी जो है ना, ये कहानी रोज लिखते चलेंगे। ठीक है, इस तरह याद रहेगा आप लोगों को कि आज हमारा पहला दिन खत्म। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं गणित से। ठीक है, आज गणित का पहले अगर चैप्टर का बात किया जाए, ठीक है, पहले चैप्टर का बात किया जाए तो आज पहला चैप्टर क्या है भैया, वास्तविक संख्या। भाई ना है, रियल नंबर जिसको बोला जाता है, रियल नंबर। ये तो हम आप लोगों को पढ़ाए तो आप लोगों को तो पहले ही मालूम होगा ना।
रियल नंबर में आइए हम टॉपिक देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले अगर बेसिक ज्ञान में से भी कुछ पूछा जाता है, जैसे ठीक है, तो हम जो है ठीक है, तो चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ टॉपिक देखेंगे। ठीक है, जैसे बेसिक ज्ञान में देखेंगे तो मान लीजिए सम संख्या, ये सम संख्या से कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या इसके बारे में तो आप लोगों को मालूम ही होगा ना जी। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अभाज्य संख्या। आई बात समझ में, ये हमारे पास मुख्य टॉपिक है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग को जानना है। अच्छा, एक और टॉपिक होता है शांत और अशांत, शांत अनावर्ती, हाँ, शांत अनावर्ती और अशांत, अशांत अनावर्ती। ठीक है जी, अशांत अनावर्ती। बात समझ में आ गया। तो आइए इन टॉपिक को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि सम संख्या क्या होता है, तो क्या कहिएगा, जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए ना। अगर मान लेते लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो जाएगा, 4, 6, 8, 10 अनंत तक ना, इसका कभी अंत नहीं। अगर बात करेंगे विषम संख्या के बारे में, तो विषम संख्या क्या होगा, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे। बस में रहा है ना, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अनंत तक। बस में आ गया। ठीक है, ये परिमेय और अपरिमेय को जो है थोड़ा सा पेंडिंग रखिए, इसको हम बाद में बताते हैं, बताएंगे मैंने बताएंगे। भाज्य संख्या के मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 1 से अधिक गुणनखंड हो, माने सॉरी 1 नहीं 2 मान लेते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 भी हो सकता है, 14 भी है भाई, 14 भी है, 15 भी होगा, 16 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा, 20 भी होगा, और यहाँ पर 21 भी होगा, अनंत तक। यहाँ पे समझने का मतलब समझे, आपको आपके मन में चल रहा है भाई 9 कैसे आ गया, ये इधर 15 कैसे आ गया, इधर 21 कैसे आ गया, तो ऐसा बात नहीं है। हमको क्या देखना है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो ना। जैसे अगर हम बात करेंगे 9 के बारे में, तो 9 देखिए 1 के पहाड़ा में भी आता है, 3 में भी आता है, ठीक है, और एक अपने आप में भी आता है। बात समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, इसलिए ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। आई बात समझ में। अब यहां से मान लीजिए एक प्रश्न ये भी पूछ दे कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में बात करें तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर जी 2 होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या होगा, तो 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। आई बात समझ में। चलिए, ये तो आप समझ गए भाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य क्या होता है, तो जिसका 1 से अधिक गुणनखंड, माने 2 से अधिक गुणनखंड न हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वैसी संख्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका, जिसका 2 से अधिक, 2 से अधिक, ठीक है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है जी, गुणनखंड न हो, न हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते
है उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे इसमें क्या हो जाएगा भैया, तो इसमें अगर जैसे के बारे में बात करेंगे तो इसमें जैसे में हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो सकता है जी, 7 हो सकता है, 9 तो होगा नहीं, 11 हो सकता है कि नहीं, 13 हो सकता है कि नहीं, उसके बाद हमारा 17 हो सकता है, उसके बाद हमारा 19 हो सकता है, इस तरह अनंत तक जाएंगे। अब कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए तो क्या होगा, 3 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3। आप यहाँ पर चाहे तो एक को भी कह सकते हैं ना जी, आप चाहे तो एक को भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है ना। और इसमें एक का भी कोई गुणनखंड नहीं है, एक का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या होगा, एक हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात और समझते हैं, यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, इधर तो जगह ही नहीं है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा होगा ना जी, इधर जैसे में जो है दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। बस सिर्फ समझते चलना है, और यहाँ पे कॉपी पे नोट डाउन करते चलिएगा तेजी तेजी में। हाँ, मैंने घर पर जाके इसको उतार लीजिएगा ना। एक टॉपिक ये भी है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है जी, सह अभाज्य संख्या, ये आपसे एग्जाम में, हाँ, ये आप क्वेश्चन जो है 2022 में ऑब्जेक्टिव में पूछा था। ठीक है, ठीक है, सह अभाज्य संख्या के बारे में क्वेश्चन में पूछ दिया था। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे तो पूरे संख्या में मात्र 7 और 9 होता है। और एक टॉपिक यहाँ पे और होता है, जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या ना जी, जुड़वा अभाज्य संख्या। आप सोच रहे होंगे सर जी जुड़वा बच्चा तो सोचे थे, लेकिन ये जुड़वा अभाज्य संख्या कहाँ से आ गया। देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर क्या हो, 2 हो, जिसका अंतर क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं ना जी, उसे क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। अब ये जुड़वा अभाज्य संख्या कौन हो सकता है, तो 3 और 5 हो सकता है, जिसका अंतर कितना है, जिसका अंतर नहीं। 9 कैसे होगा बताओ, 9 तो भाज्य संख्या न है, अभी लिखे थे 9, 9 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है जी, क्या होगा, 3 और 5 हो सकता है, आपका ये 11 और 13 हो सकता है। जुड़वा अभाज्य संख्या, दोनों के बीच का अंतर कितना है बताइए, 2 है ना। आप चाहें तो 17 और 19 कह सकते हैं, 21 23 नहीं होगा बबुआ, कैसे, क्योंकि 21 तो भाज्य संख्या है। ये होते हैं हमारे जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, वो भी फर्स्ट पाली में, बस समझ गया, फर्स्ट पाली में ये पूछा हुआ प्रश्न है 2022 का। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में बताइए, तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी अब हम चलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ी सी विचार करते हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या, ठीक है जी, इसके बारे में तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लगभग जब आप 6ठे क्लास में थे ना, या 7वें क्लास में थे, तभी से आप सुनते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या है, जिसको आप भिन्न के रूप में लिखें ना जी, जिसको आप भिन्न के रूप में लिखें उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। या ये भी सुनते आ रहे हैं कि जिसको p/q के रूप में लिखा जाए वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब जो p/q के रूप में लिखा गया है वो परिमेय संख्या है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी कि q के बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। हर यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अंश बट्टा हर ना जी, क्या होगा, अंश बट्टा हर, यानी कि हर के बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। आप p/q के बराबर 0 कहिए, या फिर इस तरह समझिए कि हर के बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या हो सकता है।
p के बराबर 0, हाँ मतलब कि परिमेय संख्या नहीं, वो क्या होगा कि इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यह आप समझो। एक बात और समझते हैं, यहाँ पर कहाँ थे, हाँ देखिए एक बात और समझता है, यहाँ P और जो Q होगा, ठीक है जी, P और Q होगा वो क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है, ये आप देखे होंगे कहीं पे। ठीक है, P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसलिए कहा भी जा सकता है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होता है जी, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये भी बात आप समझ गए। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, परिमेय है। ठीक है, 3 क्या हो सकता है, परिमेय संख्या होता है। अगर हम 1/2 कह दिए तो परिमेय क्या अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय कैसे होगा जी, p/q के रूप में है ना परिमेय संख्या हो सकता है। अगर हम 5/7 कर दे तब ये भी परिमेय संख्या हो सकता है। कोई दिक्कत, परिमेय के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तब, चलिए अब चलते हैं हम थोड़ी सी अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, इसको आप उतारते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिए। चलिए अब हम लिखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, ठीक है जी, अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो क्या कहिएगा, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। या ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो रूट चिन्ह के अंतर्गत हो, माने रूट चिन्ह के अंदर हो और जिसका पूर्ण वर्ग न हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। लिखने की आवश्यकता नहीं है, बोल रहे हैं आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या कहेंगे, वैसी संख्याएं जो रूट चिन्ह के अंतर्गत हो, जो रूट चिन्ह के अंतर्गत हो और जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो बबुआ, √2 परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा ना जी। √2 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो क्या कहिएगा, अपरिमेय है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे √5 के बारे में, तो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, √11 परिमेय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय। इस तरह बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ नोट की कहानी है। देखिए √9 परिमेय हो जाएगा भाई, क्योंकि उसका पूर्ण वर्ग हो जाता है। आगे आइए, नोट में क्या होता है, पाई, ये हमारा पाई एग्जाम में बहुत ज्यादा ये VVI है, हर साल लगभग पूछता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया। ये कभी भी अगर आपको पाई दिखाई देगा ना, कभी भी अगर आपको पाई दिखाई दे और पूछ दिया जाए कि पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप धड़ल्ले से मारिएगा कि पाई क्या है, लेकिन अगर इसी पाई का मान 22/7 दे दिया, आई बात समझ में, 22/7, तब क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाता है। परिमेय संख्या नहीं होगा वो। ठीक है, पाई का मान 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है। पाई का मान 22/7 बोल रहे हैं हम, ये नहीं कि 3.14 बोल रहे हैं, क्योंकि 3.14725 ऐसे फिर से शुरू हो जाता है वो। विश्वास नहीं होगा तो इसमें भाग करके आप देख लीजिए ना। ठीक है जी, तो ऐसे पाई का मान क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, ये भी बात समझ लीजिएगा। ठीक है, पाई का अगर कोई पूछेगा कि पाई का मान बताइए, तो कहिएगा कि पाई का मान मानने के लिए 22/7 माना जाता है, लेकिन एग्जैक्ट मान उसका नहीं है। जैसे भगवान को कोई देखा है, सब कोई पत्थरे पूजता है ना, उसी प्रकार पाई का मान 22/7 देख करके पूज लिया जाता है, लेकिन ये ऐसा भगवान है कभी ससुरा दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और मतलब कि फैक्ट्स आते हैं। जैसे एक टॉपिक ये भी है, जैसे 7√3 जो है, इस पर थोड़ा सा मतलब कि मार्क लग जाता है कि सर ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। या फिर ये भी देख लिया जाए 2 + √3 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। या फिर ये भी देख लिया जाए 5 - √7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। या फिर ये भी देख लिया जाता है कि 1/√2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसके फैक्ट्स को समझने के लिए आप कॉपी निकालिएगा और अपना लिखते रहिएगा
कैसे लिखेंगे? तो देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, देखो परिमेय और अपरिमेय है ना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, ये क्या है बबुआ? तो गुणनफल है ना जी, इन दोनों के बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह है। तो कहिएगा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। एक बात याद कर लिए। दूसरा समझिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ये देखिए जोड़ है, तो इसको आप क्या बोलिएगा? योगफल बोलेंगे। ठीक है जी। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योगफल क्या होता है बबुआ? अपरिमेय संख्या होता है। अगला टॉपिक, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का इस माइनस को क्या बोलिएगा? अंतर बोलिएगा। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। आई बात समझ में? अब समझिए, एक बट्टा, यहाँ पे 1/√2 है ना, तो कहिएगा एक परिमेय संख्या, एक तो हमारा वैसे में परिमेय संख्या है, अगर हम ऐसे खाली लिख दिए कि बताइए एक क्या है, तो आप कहिएगा परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि एक के नीचे कुछ नहीं है तो छुपा हुआ है, तब p/q के रूप में आया कि नहीं आया, इसलिए एक हमारा क्या है? परिमेय संख्या। तो देखो बबुआ, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल, एक परिमेय एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। आप इतना समझ गए। अब ये सारे फैक्ट्स को आपको लिख लेना है। एग्जाम में कहीं भी आपको ये 5 गो चोरवा है ना जी, 4 गो होगा, 1 2 3 1 4 गो, ये चारों चोरवा में से अगर कोनो दिखाई दे दिया और गलती से अगर पूछ दिया है कि बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आंख मूंद के किस पर मारिएगा? बोलो जोर से। बहुत बढ़िया, अपरिमेय संख्या पर टिक मार देना है, भूलना है ना भुलाना है, टिक अपरिमेय संख्या पर ही मारना है। आगे बढ़े जी। चलिए, अब थोड़ी सी बात हम आगे के भी कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और समझिए, आप लोग HCF और LCM के बारे में तो सुने होंगे। HCF और LCM, इसके बारे में सुने हैं जी? HCF और LCM के बारे में, HCF को बोला जाता है मौसो। एग्जाम में देख के हबड़ा मत जाइएगा कि सर जी HCF बताए थे, ससुरा मौसो कहाँ से आ गया। इसी को बोला जाता है महत्तम समापर्तक। LCM को बोला जाता है लौसो, इसको हिंदी में क्या बोलता है? लघुत्तम समापर्तक। ठीक है, ये हबड़ाना नहीं ना है, नहीं ना बढ़ेगा, नहीं बढ़ाइएगा। HCF को मौसो, LCM को लसो। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये मतलब यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको, मान लेते हैं यहां पर अगर हम लिख दे कि 45 तथा 60 का मौसम है। ठीक है, ये अगर शॉर्टकट में क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया है, ठीक है जी, मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आप आंख मूंद लीजिएगा और इस 45 और 60 में दोनों के बीच का ऐसी संख्या निकालिएगा, ऐसा संख्या निकालिएगा, ऐसा संख्या निकालिएगा कि दोनों में भाग लग जाए एक संख्या से। जैसे मान लीजिए हम कह दिए 15, 15 या 45 और 15 चौका, बताइए मौसा क्या हुआ? 15। ये आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आए बात समझ में जी? ये प्रश्न पूछा गया है। कब प्रश्न पूछा गया है? तो 2021 के सेकेंड पाली में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि 45 तथा 60 का मौसा क्या होता है, तो क्या कहिएगा? 15 होता है। बस में है ना, 45 तथा 60 का संख्या क्या होता है? 15 होता है। तो हम क्या बताए हैं कि दोनों संख्याओं के बीच का वैसा गुणनफल मैंने ज्ञात करना है कि इन दोनों को क्या करे? भाग लगा सके। बात है समझ में? उसको कहा जाता है मौसा। वैसे भी निकालने के लिए बहुत सारा विधि है, हम आगे आपको बताते चलते हैं। ठीक है जी, तो इसको मिटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ संख्याओं के बारे में भी थोड़ा सा मैंने, कुछ सूत्र के बारे में इसका हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी, कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये A और B हो, A को हम पहली संख्या कह रहे हैं और B को दूसरी संख्या कह रहे हैं। बात समझ में आ गया? बराबर मौसो गुणे लसो। ठीक है जी, मौसो गुणे लसो, ये इस प्रकार के सूत्र का। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, और वो भी प्रश्न पूछा जाता है बबुआ 2 नंबर में, इसको भी लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाएगा, ठीक है, कि दो संख्याओं का मौसो, ठीक है जी, दो संख्याओं का मौसो 15 है। ठीक है, और तथा लसो
मान लीजिए हम ऐसे मतलब लिख दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लिख दिए कि 245, ऐसे हम मानने के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हालांकि ये सही नहीं है, बस हम आपको समझा रहे हैं। दो संख्याओं का मौसो 15 है तथा लसो 245 है और उनमें से उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? या दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बबुआ। कौन नंबर में? 2 नंबर। ये भूलने भुलाने वाली बात नहीं है, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? दो संख्याओं का मौसो 15 है तथा लसो 245 है और उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बबुआ आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है जी। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा और इस फॉर्मूले पे बैठाइएगा कि आपको क्या नहीं दिया है और क्या दिया है। अगर कह रहा है कि उनमें से एक संख्या, इसका मतलब कि 60 दे दिया है, ए का मान हमको दे दिया है, बी का मान नहीं दिया है, क्योंकि दूसरी संख्या पूछा है। तो हम क्या बोले थे? पहली संख्या है आई दूसरी संख्या, तो बोला है उनमें से एक संख्या, तो इसका मतलब 60 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब बी है, तो बी का मान तो दिया ही नहीं है। ऊपर में दिया है कि दो संख्याओं का मौसा कितना है बबुआ? 15 है, तो यानी कि मौसा का मान दिया है, तो बबुआ यहाँ पे 15 लिख लीजिएगा। उसके बाद बोला है लौसो 245 है, तो यानी कि गुणे 245। अब तो आसान हो गया, 60 गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा तो भागा में 15 गुणे 245 भगे बबुआ 60। अब काट कूट का गुणा वगैरह कर लीजिएगा, दूसरा संख्या आपसे आप आ जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? ये मजाक नहीं है, ये कोई संख्या होता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्न समझिएगा। अगर मान लीजिए, एक बात और समझिएगा, एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ से, ये बहुत मजाकिया क्वेश्चन है ना, यहाँ से ये टॉपिक जो है बहुत मजाकिया क्वेश्चन है। देखिए, अगर मान लीजिए कि प्रश्न आपसे कह दिया कि मौसो और लसो का गुणनफल, गुना के चिन्ह है ना, अगर मान लीजिए कह दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये भी कह दीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है जी। दो साफ दिख रहा है जी, कांप नहीं ना रहा है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, दो संख्या हुआ ना, तो दो संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए दिया है 240 है। दो संख्याओं का गुणनफल 240 है और लसो 60 है तो पहली संख्या ज्ञात करें या दूसरी संख्या ज्ञात करें। मान लो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आई बात समझ में कैसा है? क्या बोले है? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोनों के बीच में गुणा करा दिया गया। आई बात समझ में? दोनों के बीच में क्या किया करा दिया गया है? गुणा करा दिया गया, और उनका लौसा कितना फेंक दिया गया? 60। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। सॉरी मौसा नहीं पूछेगा, मौसा पूछेगा, तो मौसा ज्ञात करें। आई बात समझ में? तो एकदम आसान हो गया। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि a गुणे b, तो a गुणे b की जगह पर हमको कितना दे दिया? आपका 240 दे दिया। आई बात समझ में बबुआ? क्या दे दिया? 240 दे दिया। मौसम में मौसा तो दिया नहीं है, मौसा पूछ लिया है। लौसा हमको कितना दे दिया? आप कहिएगा कि 60 दे दिया। बस कुछ नहीं करना है, ये गुणनफल हमको दिया था 240, मौसा हमको नहीं दिया था, लौसा बराबर दिया था कितना? 60 दिया है, गुणा में है, इधर आ गया तो भागा में लीजिए ना, काट दीजिए, 6 चौका 24। अब बताओ बबुआ मौसा का आया? 4। कोई दिक्कत? ना भूलना है ना भुलाना है, इसी तरह सॉल्व करके भाग जाना है। इस तरह प्रश्न पूछेगा तो बन जाएगा ना। अगर मान लीजिए संख्या, मान लीजिए प्रश्न आपको नहीं दिया, ये दो संख्याओं का गुणनफल नहीं दिया, कह दिया कि मौसो और लौसो या एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल फलनवा है, ठीक है जी।
ठीक है, चलिए तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। मौसा कितना हो गया, 4 हो गया। तो आप हम हाँ, तो दो संख्याओं का गुणनफल नहीं दिया, अगर बोल दिया कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल मान लीजिए कि फलनवा है ना, उसमें के एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या क्या होगी, जरा इसको बताइए। तो बन सकता है। अब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़े तब। चलिए तो बबुआ आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे अब वही प्रश्न पूछ दिया है यहाँ पे बबुआ, 2021 में ये प्रश्न पूछा है। 2021 के फर्स्ट पाली में एक प्रश्न पूछा है, बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। ठीक है जी, दो संख्याओं गुणनफल 2166 है और उनका मौसा जो है, उनका मौसा कितना दिया है, तो 19 है। उनका मौसा कितना है, 19 है। ठीक है, तो उनका लौसा क्या होगा, ठीक है जी, उनका लौसा क्या होगा। अब बताओ कैसे बनेगा, आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको ऑप्शन में दिया गया है बबुआ 38 है। ठीक है जी, उसके बाद है ऑप्शन में 57 है, उसके बाद है ऑप्शन में 114 है, और उसके बाद है ऑप्शन में आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नॉन ऑफ दिस। तो बताइए क्या कीजिएगा, करना कुछ नहीं है, शॉर्टकट दिमाग लगाइएगा मन के भावनाओं को समझाइएगा। दो संख्याओं का गुणनफल अगर आपको 2166 दिया है और लौसा हमसे पूछ रहा है, तो जितना मौसा दिया रहेगा उनमें भाग कर दीजिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में जी, आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, थोड़ा देखिएगा कितना होगा, भाग लगाइए तो थोड़ा सा जल्दी मारिए भाग बबुआ। लगा क्या, एक 114 ही होगा, एकदम अब सही है। क्या होगा, 114 होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत। अब इस तरह प्रश्न पूछेगा तो बन जाएगा ना जी, 2 नंबर में पूछे या चाहे 1 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछेगा तो विधि विधान से बना दीजिएगा। 2 नंबर में पूछेगा तो विधि विधान से, हाँ। अगर मान लीजिए ऑप्शनल पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, तो अब कुछ मत कीजिए, गुणनफल में जो दिया रहेगा उससे भाग दे के मार दीजिएगा, बात खत्म। ठीक है जी, चलिए अब अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं थोड़ी सी। ठीक है, अब एक प्रश्न यहां से और आता है, हाँ, कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है जी, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, 2 का घात, ठीक है जी, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, 2 का घातांक है, 2 का घातांक है, 2 का घातांक। अब इस घातांक को देख के कहीं आपको डर तो नहीं ना लग रहा है, घातांक को देख के डर लग रहा है का, घात और घातांक पढ़े हैं 7वीं क्लास में, पढ़े होंगे आप 7वां क्लास में घात और घातांक। वैसे में इसमें कितना लोग 7वां क्लास में पहाड़ा सीख रहा होगा, तो कैसे पता चलेगा। घात और घातांक के मतलब होता है पावर, ठीक है। और इस 144 को छाती फाड़वा विधि से इसका छाती फाड़ देना है, और देखेंगे कि 2 क बार आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, इस तरह करके हम चलते हैं। ठीक है, तो 2 का घातांक पूछा गया है, तो देखो यहाँ पे इस तरह का प्रश्न को हल ऐसे करना है, 2 में 7 दूना 72 दूना, बस खत्म। फिर से आइए, कितना हो जाएगा 36, फिर से आइए कितना हो जाएगा 18, फिर से आइए कितना हो जाएगा 9, रुक जाइए 1 2 3 4, बताइए बबुआ 2 का घात कितना आया है
4 आया है। 2 का घात कितना है 4। तो आपको ऑप्शन में दिया था a बराबर 3 दिया था, b बराबर आपको दिया था क्या दिया था 6 दिया था, ठीक है जी, b बराबर 6 दिया है, c बराबर 4 दिया था, ठीक है, और ये आपको d बराबर कितना दिया था, d बराबर दिया था 5 दिया है, ठीक है। एक 6 होगा, कैसे 6 हो सकता है जी, देखो ना यहाँ पे 2 से भाग लगाइएगा 72, 2 से भाग लगाइएगा, 2 से भाग लगाइएगा तो 36, 2 से भाग लगाइएगा, 2 से भाग लगाइएगा, बस खत्म। सी नंबर ऑप्शन सही है, बात खत्म। दुए का ना घात पूछा था, दो कौ बेरा है 1 2 3 4, बस दो से मतलब है। अगर मान लेते हैं पूछ देता कि 3 कौ बार आ रहा है तब क्या कहिएगा, तब तो एकदम आसान है। 3 तिरका कौ बार 3 है बबुआ, 2 बार, कोई दिक्कत। अब इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो बन सकता है ना, बोलो जैसे शेर खानी दहाड़ के बोलो ना जी, सियारिन की तरह बैठा है तुम। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे प्रश्न है अब चलिए यहां पे एक प्रश्न ये भी है, ठीक है। यहां पे प्रश्न है कि दो संख्याओं के बीच, ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच, संख्याओं के बीच बीच, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम, अधिकतम बाहर बोलो कि हल्ला ना करे लोग, अधिकतम, ठीक है जी, दो संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछ दिया, कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो आपको आंख मूंद करके 1 2 3 4 पर टिक लगाना है कि नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, क्या मारिएगा अनंत, क्या मारिएगा अनंत। ऑप्शन में आपको बहकाने के लिए ना, आपको ऑप्शन में बहकाने के लिए 1 दिया रहेगा, बहकाने के लिए 2 दिया रहेगा, बहकाने के लिए 5 दिया रहेगा, और नहीं बहकाने के लिए अनंत भी लिखा रहेगा वहां पर, ठीक है जी, नहीं बहकाने के लिए अनंत भी लिखा रहेगा, ठीक है, अनंत लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप फटाक से क्या टिक मारिएगा, बहकना नहीं है, शिकारी आएगा दाना डालेगा लेकिन फंसना नहीं है ना, इन शिकारियों के बीच में फंसना नहीं है, अनंत पर टिक मारना है। प्रश्न क्या रहेगा, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप सीधे कहिएगा तब वो अनंत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बोलो जोर से, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक प्रश्न और भी है कि हाँ, प्रश्न है कि निम्नलिखित में, टाइम हो गया का, चलिए ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में, इसमें से प्रश्न बच गया, कल से आप लोग जो है ना टाइम से आइएगा, ठीक है, कल से टाइम से आइएगा। निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। देखो बोले थे ना कि इसमें से प्रश्न आता है, ठीक है, ठीक है, ये आपसे प्रश्न कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है जी, 2020 में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। और आपको अब देखिए, अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन है तो इसमें ऑप्शन है 15 ए नंबर में, बी नंबर में है बबुआ 23, सी नंबर में है आपका सी नंबर में है, कहाँ गया जी, हाँ, सी नंबर में है आपका 12 और डी नंबर में है 75। अब बताइए जरा, बताए है ना अभी, बताओ टिक लगा जल्दी, क्या होगा 23, 12 75 नहीं हो सकता है, ठीक है, 15 नहीं हो सकता है,
नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें इसका गुणनखंड क्या है? 2 से, इसका गुणनखंड 2 से, इसके बारे में तो विचारे नहीं करना है क्योंकि 2 से भाग लग जा रहा है ना। तो क्या होगा? 23 हमारा अभाज्य संख्या होगा। कोई दिक्कत? चलिए, इसमें कुछ बाकी लग रहा है, हम अगले दिन खत्म कर लेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद कल। आप लोग बैठे रहिए, बैठे रहो, अभी आप लोगों से कहानी